वालेकुम स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विक्टोरियन नॉवेलिस्ट। विक्टोरियन नॉवेलिस्ट पर जाने से पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं विक्टोरियन इरा पर। वैसे तो एक इरा को कुछ लफ्ज़ों में हम सम अप नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम विक्टोरियन इरा को कुछ लफ्ज़ों में कंक्लूड करें तो हम ये कहते हैं कि दिस इज़ अ इरा ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। दिस पीरियड वाज हाई पॉइंट फॉर लिटरेचर। ये जो पीरियड है ये जाना जाता है अपने हाई पॉइंट का, क्योंकि इसमें बड़े बड़े जॉइंट्स जो थे वो प्रोड्यूस हुए, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े अपने वर्क लिखे। तो इस इरा में जो राइटर्स थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और प्रोलिफिक थे इन देयर वर्क। विक्टोरियन पीरियड वाज गोल्डन एज ऑफ नॉवल। विक्टोरियन पीरियड को हम गोल्डन एज ऑफ नॉवल भी कहते हैं। इसको हम गोल्डन एज ऑफ नॉवल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस इरा में नॉवल ने बहुत ज़्यादा तरक्की की और बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था इस इरा का नॉवल। इस इरा के नावल में रिफ्लेक्शन होती थी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हिज सोसाइटी, और सेकेंडली जो मेन इम्पॉर्टेंट बात थी कि इस इरा के जो नावल थे वो एक सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट थे फॉर द मिडिल क्लास। तो इस वजह से इस इरा में जो नावल था वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया गया। अगर हम इस इरा को डिवाइड करें तो हमारे पास अर्ली विक्टोरियंस आते हैं या फर्स्ट जनरेशन ऑफ नावल आते हैं, और लेट विक्टोरियंस आते हैं यानी कि सेकंड जनरेशन ऑफ नावलिस्ट आते हैं। अर्ली विक्टोरियन नॉवलिस्ट में हमारे पास हैं चार्ल्स डिकन, विलियम थेकारे, एंथोनी ट्रॉलेप, ब्रॉन्टे सिस्टर, एलिज़ाबेथ कैस्किल। और जब हम सेकंड जनरेशन की तरफ चलते हैं तो हमारे पास हैं थॉमस हार्डी, जॉर्ज इलियट, जॉर्ज मेरिटर एंड जॉर्ज किसिंग। तो और भी बहुत से हैं। अब हम टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं नेक्स्ट पे। नावलिस्ट को भी पढ़ने से पहले हम एक दफ़ा विक्टोरियन इरा के नावल की करैक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। अगर हम विक्टोरियन इरा के नावल्स की करैक्टरिस्टिक देखें तो हमें इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन का थीम बहुत वाज़िया नज़र आता है, क्योंकि ये इरा जो था ये प्रोग्रेस का इरा था, और इसमें जब प्रोग्रेस होती है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है। इसलिए इस इरा में जो नावल लिखे जाते थे वो बयान करते थे कंडीशन ऑफ इंग्लैंड पे। और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई तो इसके लिए लेबर चाहिए थी, तो लेबर जब चाहिए होती तो उन्होंने चाइल्ड लेबर इंट्रोड्यूस हुई। तो इस वजह से इस इरा के लिटरेचर में हमें चाइल्ड लेबर के बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नज़र आते हैं। हमें राइटर्स जो हैं बच्चों के ऊपर लिखते हुए नज़र आते हैं। इसलिए इस इरा में जो चिल्ड्रन लिटरेचर था वो इसी इरा में प्रोड्यूस हुआ। और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है तो फिर वर्किंग क्लास की एक्सप्लॉयटेशन भी होती है, जो कि हमें इस इरा के राइटर्स के वर्क में बहुत अच्छे तरीके से नज़र आएगी। रिलीजन्स वर्सेस साइंस। इस इरा में विक्टोरियन इरा में ही डार्विन ने अपनी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ को पब्लिश कराया, जिसने एक डिबेट खड़ी कर दी बिटवीन रिलीजन और साइंस के दरमियान। इसलिए हमें विक्टोरियन इरा के राइटर्स में टसल नज़र आता है बिटवीन रिलीजन्स एंड साइंस। क्लास डिवीज़न हमें बहुत ज़्यादा नज़र आएगी राइटर्स में, क्योंकि जो विक्टोरियंस थे वो सुपर स्टेटस कॉन्शियस थे, और उस वक्त एक क्लास जो थी इमर्ज हो रही थी वो थी मिडिल क्लास। क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी तो काम मिल रहा था, तो एक लोअर वर्किंग क्लास और एक अपर वर्किंग क्लास के दरमियान एक नई क्लास जो थी वो इंट्रोड्यूस हुई, वो थी मिडिल क्लास। तो हमें राइटर्स के वर्क्स में मिडिल क्लास का कॉन्सेप्ट भी नज़र आएगा। वुमेन एग्जिस्टेंस एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था, क्योंकि न्यू रिफॉर्म्स हो रहे थे, न्यू रिफॉर्म्स आए जिसमें वुमेन को वोट का हक मिला, डेमोक्रेसी का इरा था, लेकिन फिर भी जो वुमेन की एग्जिस्टेंस थी वो अभी भी डाउट थी। इसलिए हम देखेंगे कि हमारी बहुत सी जो फीमेल राइटर्स थी विक्टोरियन इरा की वो पेन नेम यूज़ करती थी अपना। रियलिज़म एंड मॉरलिज़म। जो विक्टोरियन इरा के जो नॉवेल्स थे वो रियलिस्टिक नॉवल थे। इस तरह रियलिस्टिक थे कि वो अपने सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते थे। वो आर्ट फॉर आर्ट सेक के लिए नहीं लिखे जाते थे, बल्कि सोसाइटी की प्रॉब्लम्स की इसमें डिस्कशन होती थी। इसके अंदर हार्ड वर्क और स्ट्रॉन्ग वर्च्यू को ऑलवेज रिवार्ड किया जाता था, और जो पुअर बिहेवियर है उन्हें पनिश किया जाता था। तो मॉरल वैल्यूज़ भी हमें विक्टोरियन नॉवलिस्ट में नज़र आएगी। हम ये नहीं कहते कि इन्होंने
लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए नहीं लिखा, बल्कि विक्टोरियंस ने जो नॉवेल्स लिखे वो बेसिकली फोकस किया कि उस वक्त के जो लोग हैं उनको इंटरटेन भी किया जा सके। इसके अलावा हमें विक्टोरियन ईरा के नॉवेलिस्ट में कॉलोनियलिज्म और इम्पीरियलिज्म की थीम्स भी नज़र आएंगी। तो अगर आपने डिटेल से इन कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करना है, देखना है, तो आपको मेरी जो विक्टोरियन ईरा की कैरेक्टरिस्टिक्स वाली वीडियो है वो आपको देखनी पड़ेगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने नॉवेलिस्ट से विक्टोरियन ईरा के, जिनमें जो सबसे पहला नाम है जिसको हम भूल नहीं सकते स्टूडेंट, वो है चार्ल्स डिकन। तो चार्ल्स डिकन साहब को हम कदम नहीं भूल सकते, और उन्होंने लिखा, बहुत खूब लिखा और बहुत ज़्यादा लिखा। तो स्टूडेंट चार्ल्स डिकन जो थे हमारे, वो बहुत पॉपुलर हुए जब उन्होंने पिकविक पेपर लिखा। और जब उन्होंने पिकविक पेपर लिखा तो उनकी उम्र उस वक्त सिर्फ 25 ईयर्स थी। और उनके जो नॉवल थे वो जर्नी इंस्पायर्ड होते थे रियल लाइफ करेक्टर्स पर, रियल लाइफ सिचुएशंस पर। उनके नॉवेल्स में हमें जीते जागते करेक्टर्स जो थे वो नज़र आते थे। हम उनका नावल देख लें, ओलिवर ट्विस्ट को उठा लें, और वहाँ से हिस्टोरिकल नावल को अगर हम टेल ऑफ टू सिटीज़ की तरफ जाएं, उनके इंडस्ट्रियल नावल जो है हार्ड टाइम्स से हम अगर डेविड कॉपरफील्ड की तरफ जाएं, तो हमें कैरेक्टर्स जो हैं अपने इर्द गिर्द घूमते फिरते नज़र आते हैं। और यही उनकी सक्सेस का वजह थी कि उनके जो रीडर्स थे उनके इसी जो रियल लाइफ की करेक्टराइजेशन है उन्हें पसंद करते थे। उनका एक पेन नेम भी था बोस, ठीक है, जो बोस था वो चार्ल्स डिकन का पेन नेम था। चार्ल्स डिकन्स जो थे वो अपने नावल को पब्लिश करते थे सीरियल्स में, और वो अपनी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को इसमें डिस्कस करते थे। इसके अलावा इवल ऑफ द सोसाइटी को भी उन्होंने अपने नावल में डिस्कस किया, वर्ल्ड ऑफ लवर्स को भी अपने नावल में डिस्कस करते थे, और मिडिल क्लास की जो प्रॉब्लम्स थी वो भी उनके नावल में हमें नज़र आती हैं। अगर हम उनके नॉवेल्स की तरफ जाएं तो उसमें जो उनका सबसे पहला नावल है वो है पिकविक पेपर, जो 1836 में आया। आपको ये डेट्स अच्छी तरह याद रखनी पड़ेंगी। जो उनका पहला नावल था 1836 पिकविक पेपर, वो जब पब्लिश होता वो क्रॉनिकल्स थे, एडवेंचर्स पे मुश्तमिल था, पिकविक क्लब के ऊपर। और यहाँ पर एक ग्रुप जो था ट्रैवलर्स का, उनकी जर्नी के और एक्सपीरियंस को इसके अंदर जो था वो बयान किया गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो वन ऑफ माय फेवरेट है, वो है 1838 में लिखा गया ओलिवर ट्विस्ट। इसका एक सब टाइटल भी है पैरिश बॉय प्रोग्रेस। तो आपको सब टाइटल भी याद रखने चाहिए, क्योंकि अक्सर पूछ लिया जाता है पेपर्स के अंदर कि जो ओलिवर ट्विस्ट है इसका सब टाइटल क्या था। तो पैरिश बॉय प्रोग्रेस। डिकन्स नॉवल रिफ्लेक्ट द इल्स ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी विच इमर्ज एज द प्राइम प्रोडक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। वो अपने इस नावल के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जो पैदा होने वाले मसाइल हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। इसके अलावा ये जो स्टोरी है ये घूमती है एक ऑर्फन चाइल्ड हैं ओलिवर ट्विस्ट के, और वो किस तरह जो हैं वो अपने वर्क हाउस में ज़िंदगी गुजारते हैं और बोर्डिंग में ज़िंदगी गुजारते हैं। ये नावल उस पर बेस करती है। नेक्स्ट हमारे पास डेविड कॉपरफील्ड है, जो कि 1815 में आया। ये भी स्ट्रगल है एक इंसान की, जो कि किस तरह प्रोग्रेस करता है अपनी ऑनेस्टी के बलबूते पर। इस स्टोरी में इस चीज़ को डिस्कस किया गया। फिर है हमारे पास हार्ड टाइम। हार्ड टाइम में हमारे पास 1854 में आता है। इसके अंदर भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो प्रॉब्लम्स थी उसको बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया गया, और हार्ड टाइम्स के अंदर जो वर्कर्स के राइट्स हैं उनको भी बहुत अच्छे तरीके से हार्ड टाइम्स के अंदर डिस्कस किया गया। फिर हमारे पास टेल ऑफ टू सिटी है, जो 1859 में आती है। 1859 में टेल ऑफ टू सिटीज़ के अंदर 2 सिटीज़ की स्टोरी है, लंदन और पेरिस, और इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन को डिस्कस किया गया। ग्रेट एक्सपेक्टेशन जो है 1861 में आई। इसके अंदर ये स्टोरी है, एक करेक्टर है पिप की, और जो कि ऑर्फन बॉय है और उसको एक फैमिली अडॉप्ट कर लेती है, और उसके बाद उसकी एक्सपेक्टेशंस और होप पर ये स्टोरी जो है वो बेस करती है। तो ये तो थे हमारे चार्ल्स डिकन्स, जो कि हमने देखा कि अपनी सोसाइटी की सोशल इवल्स को अपने नॉवेल्स में डिस्कस करते हैं और उन इवल्स पे कमेंट्री भी करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास इस इरा के जो राइटर हैं वो हैं विलियम मैकबीथ थॉकरे, 1811-1863। He mainly concerned with the society, clubs,
ड्राइंग रूम्स एंड इवल ऑफ हिज सोसाइटी, वो अपने सोसाइटी के इवल्स को दिखाते हैं। ये भी डिकन किस तरह उन पे कमेंट्री करते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा सैटिरिकल थे अपने वर्क में, स्टायर करते थे। इसलिए हम कहते हैं ही वाज अ सैटायरिस्ट एंड रियलिस्ट, वो सैटायरिस्ट भी थे और रियलिस्ट भी थे। ही आल्सो रिप्रेजेंट दी मिडल क्लास ऑफ हिज सोसाइटी, उन्होंने भी अपने नॉवेल्स के अंदर मिडल क्लास को फोकस किया। उनको हम आज जानते हैं उनके जो फेमस नावल है वैनिटी फेयर पे, जो 1848 में आया, और इस नावल का एक सब टाइटल भी था आ नॉवल विदाउट हीरो। इसके अलावा उनका एक और भी फेमस नावल था हिस्ट्री ऑफ हेनरी एस्मोंड, जो कि 1852 में उन्होंने लिखा, लेकिन मेजर हम इनको जानते हैं उनके नावल वैनिटी फेयर्स पे। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ब्रॉन्टी सिस्टर्स। ब्रॉन्टी सिस्टर्स जो थी स्टूडेंट्स, इन्होंने अपना नाम यूज़ नहीं किया था, बल्कि ये एक पेन नेम यूज़ करती थी, जिनमें एन ब्रॉन्टे का जो पेन नेम था, जो एन ब्रॉन्टे थी, उनका जो पेन नेम था वो था एक्टन बेल, और जो शार्लेट ब्रॉन्टे थी उनका जो पेन नेम था वो था कर्लर बेल, और जो हमारे पास एमिली ब्रॉन्टे थी उनका जो पेन नेम था वो था एलिस बेल। तो आपको ये याद होना चाहिए कि इनके पेन नेम्स क्या थे, क्योंकि वो इन पेन नेम्स को क्यों यूज़ करती थी, क्योंकि उनको उस वक्त विक्टोरियन इरा में वुमेन्स के नॉवेल्स को इतना पसंद नहीं किया जाता था, इसलिए उन्होंने जो थे इन पेन नेम्स का सहारा लिया। एन शार्लेट एंड एमिली ब्रॉन्टे ने बहुत ज़्यादा अच्छे वर्क प्रोड्यूस किए, जिनमें वुदरिंग हाइट्स है, जेन आय है, और टेनेंट ऑफ द वाइल्डफील्ड हॉल है। जो वुदरिंग हाइट्स है वो एमिली ब्रॉन्टे ने लिखा, और इसमें एक वुमेन पॉइंट ऑफ व्यू है अबाउट द क्लास मिथ एंड जेंडर को उन्होंने डिस्कस किया। जेन आयर जो है उसमें गॉथिक थीम्स हमें नज़र आती हैं। उसके अलावा जो एन का है नॉवल द टेनेंट ऑफ वाइल्डफील्ड हॉल, जो 1848 में पब्लिश हुआ, ये फर्स्ट नॉवल कंसीडर किया जाता है फेमिनिस्ट नॉवल, यानी फर्स्ट फेमिनिस्ट नॉवल में इसका शुमार होता है। अगर हम इनके स्टोरी लाइन्स में जाएं तो वुदरिंग हाइट्स में हमें नज़र आता है कि एक ट्रैवलर को जो सर्वेंट है वो स्टोरी बताता है, ट्रेजिक लव स्टोरी बताता है कैथी और हीथक्लिफ की। और जेन आयर जो थी, जो 1847 में लिखी, उसमें स्टोरी है जेन की, जो कि एक सिंपल गर्ल है, जो कि उसकी ज़िंदगी की कहानी है हार्डशिप्स की, स्ट्रगल की। टेनेंट ऑफ वाइल्डफील्ड में भी एक फ़ीमेल की स्टोरी है जिसका नाम है हेलन ग्रैहम, और वो किस तरह अपनी शादी से अपने डिजास्टर मैरिज को कैसे झेलती है, और उसके बाद वो चैलेंज जो उसे फेस करने पड़ते हैं सोसाइटी के अंदर अपने यंग सन को की परवरिश के दौरान, ये उस पर ये स्टोरी जो है वो बेस करती है। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं जॉर्ज इलियट। जॉर्ज इलियट जो हैं वो 1819 में पैदा हुई और 1830 उनकी डेथ ईयर था। हमारे पास जो जॉर्ज इलियट थी वो भी उनका पेन नेम था, उनका जो असल नेम था वो था मैरी एन इवन। वो भी अपने जॉर्ज इलियट के नाम से लिखती थी, क्योंकि उनको भी यही था कि उस वक्त की जो फीमेल्स हैं उनको अक्सर इस चीज़ पे रखा जाता था, नॉवलिस्ट जो फीमेल नॉवलिस्ट को ये रखा जाता था कि वो ज़्यादातर रोमांटिक नावल लिखेंगी, लेकिन जॉर्ज इलियट जो थी उन्होंने अपने नावल को एक और रुख देने की कोशिश की। जो जॉर्ज इलियट थी वो पोइट भी थी, रिपोर्टर भी थी और ट्रांसलेटर भी थी। अगर हम उनके मिडल मार्च देखें और सिलास मार्नर की तरफ जाएं तो हमें पता चलता है कि उनके नावल बहुत ज़्यादा रियलिज़म होते थे उनके नावल में, और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होते थे उनके नावल में। ये कहना गलत ना होगा, डिकन्स के जो हाथों में हमें नावल में ह्यूमैनिटेरियन ज़ील नज़र आता है, थिकारे के नावल में हमें स्टाइल नज़र आता है, तो वही नावल जो हैं जॉर्ज इलियट के हाथों में जब जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मॉरल और फिलोसफिकल हो जाते हैं। क्वीन विक्टोरिया इतनी इम्प्रेस थी जॉर्ज इलियट के काम से कि उन्होंने आफ्टर रीडिंग एडम बीड उन्होंने आर्टिस्ट से कहा कि उनको 2 सीन्स पेंट करके दें इस बुक के, एडम बीड के। तो इतनी ज़्यादा जॉर्ज इलियट जो थी वो फेमस हुई थी अपने दौर में। जॉर्ज इलियट के जो फेमस नावल हैं उसमें सबसे पहले एडम बीट है जो कि 1859 में आया। द नावल रिवॉल्व्स अराउंड द लव ट्राइएंगल बिटवीन अ सेल्फ ऑब्जर्व्ड हैटी सॉरल। हैटी सॉरल हीरोइन थी इस नावल की और ये एक लव ट्राइएंगल था। जो सेकंड नावल है जो बहुत ज़्यादा फेमस है वो है मिल ऑन द फ्लॉस।
1860 में आता है। ये नावल जो है ये बेस करता है टॉम एंड मैगी टॉलीवर पर। ये दो बच्चे थे जो कि बहन भाई थे, और उनकी जो ग्रोइंग अप स्टेजेस हैं वो इस नावल में दिखाई गई हैं। इट इज़ अ स्टोरी अबाउट फैमिली, लव, पॉवर्टी एंड रिचनेस। इसमें एक स्टोरी दिखाई गई है लव की, फैमिली की, पॉवर्टी की, रिचनेस की। तो ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो इस नावल में हमें नज़र आएंगे। फिर है हमारे पास मिडल मार्च, 1871 में आता है। स्टूडेंट, जो मिडल मार्च है ये बड़ा कॉम्प्लेक्स नावल है, कंफ्यूजिंग नावल है। इसमें जॉर्ज इलियट ने बहुत कम जो कॉम्प्लिकेशन है ह्यूमन मोटिवेशन की वो बड़े ब्रीकी से दिखाई हैं, इसलिए ये नावल ज़रा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एलिज़ाबेथ कैस्किल। एलिज़ाबेथ कैस्किल जो हैं वो इंग्लिश नॉवलिस्ट भी थी, बायोग्राफी भी थी और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थी। हर नॉवल ऑफर्स अ डिटेल पोर्ट्रेट ऑफ द लाइव्स ऑफ द मैनी स्ट्रेटा ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी इंक्लूडिंग पुअर पीपल। वो अपने नॉवेल्स के अंदर पुअर पीपल्स की जो हालात हैं उस ज़माने में, विक्टोरियन ईरा में, वो दिखाती हैं। मैरी बार्टन उनका सबसे पहला नावल था जो 1848 में आया। इस नावल में उन्होंने मैनचेस्टर में रहने वाली वर्किंग क्लास जो थी उसको डिस्कस किया, इसलिए इस नावल का एक सब टाइटल भी है अ टेल ऑफ मैनचेस्टर। आपको सब टाइटल ज़रूर पता होने चाहिए। बाकी जो फेमस नावल थे गैस्किल के, उनमें क्रैनफोर्ड था, 1853 में आया। नॉर्थ एंड साउथ था जो कि एक सोशल नावल था, 1854 में आया। इसमें उन्होंने कंपेयर किया नॉर्थ एंड साउथ को, जो उनके दरमियान टसल था, जो डिफरेंस था वेल्थिएस्ट और पुअरेस्ट के दरमियान, इस नावल के अंदर बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने डिस्कस किया। फिर आया उनका द लाइफ ऑफ शार्लेट ब्रॉन्टे 1857 में। ये बायोग्राफिकल नावल था जो कि उन्होंने लिखा था शार्लेट ब्रॉन्टे के ऊपर। उसमें उन्होंने मॉरल और जो सोफिस्टिकेटेड एस्पेक्ट थे शार्लेट ब्रॉन्टे के वो डिस्कस किए। और फिर उनका एक नावल आया वाइफ्स एंड डॉक्टर 1865 में। तो ये हमारे एलिज़ाबेथ कैस्किल के फेमस वर्क थे। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं थॉमस हार्डी, और थॉमस हार्डी के बगैर भी विक्टोरियन इरा को हम स्टडी नहीं कर सकते। थॉमस हार्डी जो थे वो फेमस थे अपने नावल में ग्लूमी और ट्रेजिक एनवायरनमेंट को पेश करने में। उनके नावल में हमें बहुत ज़्यादा ट्रेजेडीज़ जो थी वो नज़र आती थी। उनकी ख़ास बात थी उनके नावल में, उनके नावल जो थे ख़ास प्लेस में लिखे जाते थे जिनको हम वैक्सिस कहते थे। उनका जो सबसे पहला नावल था वह 1867 में आता है जो कि था पुअर मैन एंड द लेडी, और जो उनका लास्ट नावल था वो था ज्यूड द एब्सिक्योर जो कि 1895 में आया। स्टूडेंट, उनका जो लास्ट नावल था ज्यूड द एब्सिक्योर जो 1895 में आया, तो उसके बाद से उन्होंने फिर नावल लिखना बंद कर दिए थे और पोइट्री की तरफ चले गए थे, क्योंकि वो विलियम वर्dsworth से भी बहुत मुतासर थे, इसलिए उन्होंने पोइट्री लिखी। लेकिन इसके अलावा ज्यूड द एब्सिक्योर एक बड़ा कंट्रोवर्शियल नावल था अपने दौर का, तो इसलिए उन पर बड़ी तनकीद हुई, इसलिए भी उन्होंने अपना ये उसके बाद जो पोइट्री की तरफ चले गए और नावल लिखना छोड़ दिया। हार्डी जो थे वो पेसिमिस्टिक थे इन नेचर में। उनका एक कोट बहुत ज़्यादा फेमस है, हैप्पीनेस इज़ द ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। जो हैप्पीनेस है वो एक ओकेजनल एपिसोड है अगर हम ड्रामा देखें, यानी कि लाइफ का जो पेन का ड्रामा है उसमें हैप्पीनेस एक बहुत छोटी सी एपिसोड है। ये मेयर ऑफ कैस्ट्रो बीच में उन्होंने कहा था, जो कि लाइन बहुत ज़्यादा फेमस हुई, और इन्हीं लाइन से हमें उनकी पेसिमिज्म जो है वो नज़र आती है। इसके अलावा वो अपने नॉवेल्स में जो है वो क्लैश ऑफ मॉडर्निज्म को भी पेश करते हैं। अगर ये कहना गलत ना होगा कि जो हार्डी हैं वो रियलिस्ट थे जॉर्ज इलियट की तरह, और डिकन की तरह वो क्रिटिकल भी थे। तो हार्डी जो थे उन्होंने अपने नॉवेल्स में एक अपना एक अलग से एक सेटिंग बना ली थी, और वो इन्हीं सेटिंग पर बेस करते हुए, नेचर पे बेस करते हुए अपने नावल लिखते थे। उनका जो सबसे पहला नावल था वो था अंडर द ग्रीनवुड ट्री 1972 में आया, जो कि एक स्मॉल विलेज था मेलस्टॉक, वहाँ पर उनकी स्टोरी वो बयान करते हैं। इसके अलावा फिर उनका जो दूसरा उसके बाद जो उनका नावल है वो है 1874 में फार फ्रॉम द मेडी ग्राउंड। ये एक स्टोरी है एक हीरोइन की बातशीबा की जो कि डील करती है ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन ऑफ लाइफ को। और उसके बाद हमारे पास है रिटर्न ऑफ द नेटिव 1878 में।
मेयर ऑफ कैस्टर बीच जो उन्होंने 1886 में लिखा। ये नावल जो है मेयर ऑफ कैस्टर बीच, ये सेट करता है एग्जाम्पल कि कैसे एक इंसान की जो चॉइसेस हैं अफेक्ट करती हैं उसकी लाइफ को इन दी लॉन्ग रन। नेक्स्ट हमारे पास उनका आता है टेस्ट ऑफ डर्बीविल्स, जो कि बहुत फेमस हुआ। जब ये आया था उस वक्त बड़ा कंट्रोवर्शियल था, लेकिन बाद में ये नावल बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। टेस्ट ऑफ डर्बीविल्स और प्योर वुमेन फेथफुली प्रेजेंटेड, ये पूरा उसका टाइटल है। 1891 में ये नावल आया। नावल के अंदर एक लड़की की स्टोरी थी टेस की, जो कि अपनी मुसीबतों से भागती है लेकिन मुसीबतें उसको पकड़ लेती हैं। इस स्टोरी के अंदर हमें जो हार्डी हैं वो शेक्सपियर से बड़े मुतासर हुए नज़र आते हैं। इसके अंदर उन्होंने किंग क्लियर की क्लाइंट को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया। Has flies to wanton boys, are we to go, they kill us for the sport। तो इनसे हमें पता चलता है कि हार्डी कितने ज़्यादा पैसिमिस्टिक थे और वो किस तरह नेचर को देखते थे। ज्यूड द एब्सिक्योर जो है वो 1895 में आया। ये हार्डी का लास्ट नावल था। इसमें उन्होंने डिस्कस किया लव को, सेक्स को, क्लास को एंड फेथ को। थॉमस हार्डी ने इस लास्ट नावल में जो है वो एक जो स्टोरी सुनाई वो सुनाई थी एक बच्चे की जिसका नाम था ज्यूड, और वो ड्रीम रखता था कि वो एक दिन स्कॉलर बनेगा, लेकिन उसका जो रिलेशनशिप होता है अरबेला डॉन के साथ और लव के साथ सू ब्राइट हेड के साथ, वो किस तरह उन रिलेशनशिप को बनाता है और किस तरह उसकी डाउनफॉल होता है उसका, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इस नावल के अंदर जो हैं वो डिस्कस की गई। तो उसके बाद हमारे पास और भी बड़े नावलिस्ट थे इस इरा के, जिनमें हमारे पास आते हैं इब्राहिम ब्रैम स्टोकर, जिनका जो नावल था ड्रैकुला वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। 1897 में उन्होंने ये नावल पब्लिश किया। इसके अलावा हमारे पास आती हैं एलन वुड। एलन वुड जो थी उन्होंने वो राइटिंग लिखती थी पेन नेम से मिसिस हेनरी वुड, ठीक है, मिसिस हेनरी वुड के नाम से लिखती थी। और उन्होंने भी अपनी जो विक्टोरियन सोसाइटी की जो मिडिल क्लास है उनकी जो एंग्जाइटीज़ हैं वो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपने नॉवेल्स में डिस्कस की। उनका जो नावल है ईस्ट लाइम वो पब्लिश हुआ 1861 में, और वो अपने दौर में डिकन्स को टक्कर देती थी। जी हाँ दोस्तों, वो एलन वुड जो है वो डिकन्स को टक्कर देती थी। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं नॉवलिस्ट में सर आर्थर कैनन डॉयल, जिनका शार्लक होम्स जो था 1887 में वो बड़ा फेमस हुआ। और जो सर आर्थर कैनन डॉयल थे वो डिटेक्टिव फिक्शन में बहुत ज़्यादा फेमस थे, और ये कहना गलत ना होगा कि वो उन्होंने माइलस्टोन रखा क्राइम फिक्शन के अंदर। इसके अलावा वो 15 शॉर्ट स्टोरी राइटर्स भी थे, उन्होंने 50 के करीब शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं लुइस कॉरल, जिनका जो नेम था वो था चार्ल्स लुटविच डॉक्सन, लेकिन उनको हम लुइस कॉरल के नाम से जानते हैं। और उनका जो नावल था वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ चिल्ड्रन फिक्शंस के अंदर, वो था एलिस एडवेंचर इन दी वंडरलैंड, और इसका जो सीक्वल था थ्रू दी लुकिंग ग्लास। तो इससे वो लुइस कॉरल ने बहुत ज़्यादा जो थे वो फेमस हुए। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं साइंस फिक्शन भी उस ज़माने में हुई। विक्टोरियन इरा के अंदर साइंस फिक्शन में हमारे पास हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स का नाम आता है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा जॉनरेस पे काम किया। और उन्होंने इसमें जो बेहतरीन जो उनके नावल थे उनमें थे टाइम मशीन था, वार ऑफ द वर्ल्ड था, इनविजिबल मैन था। तो हम जो नेक्स्ट जो हमारे नॉवेलिस्ट आते हैं वो आते हैं जॉर्ज मैरीडथ। जॉर्ज मैरीडथ जो थे बेसिकली उनको हम ज़्यादातर जानते हैं क्रिटिसिज्म, जो हमारा लिटरेरी क्रिटिसिज्म है उसकी हम उस पर उनको पहचानते हैं, लेकिन उनके अलावा उन्होंने नावल भी लिखे, जिनमें उनका नावल था एग्विस्ट 1879 में, और शेविंग ऑफ शेकपॉट 1856 में। फिर है जॉर्ज रॉबर्ट किसिंग 1857-1903 तक था इनका दौर, और जिन्होंने जो नावल उनके फेमस हुए वो थे न्यू ग्रब स्ट्रीट 1891 एंड ओल्ड वुमेन 1893। और बेसिकली उन्होंने काम किया हुआ था एज अ टीचर और ट्यूटर, तो ये चीज़ें हमें उनके नावल में भी नज़र आएंगी। इसके अलावा उस विक्टोरियन ईरा में ना सिर्फ ब्रिटिश बल्कि अमेरिकन राइटर्स भी बड़े फेमस हो रहे थे और वो टक्कर दे रहे थे ब्रिटिश राइटर को, जिनमें एक हमारे पास जो राइटर थे वो थे जोसेफ कॉनरैड। जोसेफ कॉनरैड
ने जो प्लेस लिखे उनमें हमारे पास लॉर्ड जिम है, नॉस्ट्रोमो है, सीक्रेट एजेंट है, हार्ट ऑफ डार्कनेस है। और वो अपने नॉवेल्स में क्लोनिज्म और एपिरियनिज्म के थीम को बहुत अच्छे तरीके से बयान करते हैं। जोसेफ कॉनरैड को इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके नॉवेल्स बहुत ज़्यादा फेमस हुए। नेक्स्ट हमारे पास और भी कुछ नॉवलिस्ट हैं, जिनमें हमारे पास हैं एंथोनी ट्रॉलप। तो एंथोनी ट्रॉलप का जो बर्जेस्टर टावर था बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। चार्ल्स किंग्सले था, जिनका जो नावल था द वाटर बेबीज़, वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। नेथोनियन हॉथॉर्न थे, जो कि एक अमेरिकन राइटर थे। इनका स्कॉटलैंड लेटर जो था वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। तो ये वो नॉवलिस्ट थे विक्टोरियन इरा के, जिन्होंने बहुत अच्छे नावल लिखे और हमें बहुत अच्छे नॉवेल्स दिए, और रीडर्स उनके नॉवेल्स पढ़ना पसंद करते थे। इसके अलावा और भी बहुत से नॉवलिस्ट हैं विक्टोरियन इरा में, लेकिन ये हमारे परमानेंट नॉवलिस्ट थे जिनका जिक्र हमने अपने इस लेक्चर में किया। स्टूडेंट, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और भी वीडियोस जो हैं वो देखने को मिलें। थैंक यू सो मच।